गुड इवनिंग आप सभी को। शार्प 7:30 को हम क्लास स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर नेहा मैम विल लीड द क्लास। Hello, sir. Hello, everyone. Good evening to everyone. Sir, am I audible to you? क्लियर Hello? मैम, यू आर Yes, क्लियरली audible, ऑडिबल। audible. Yeah, okay. Thank you. Thank you very much. I'm going to share now my slides. Is it visible to you? नॉट येट। Hmm. हाँ अभी दिख रहा है मैडम। दिख रहा है? Okay. So, shall I start now? Or we'll wait just for one more minute. Let the other people join. Is it okay? श्योर, यस यस मैम। एक्चुअली यू आर शोइंग योर स्क्रीन एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स आई कैन सी देयर। Does my PPT visible to you? PPT दिख रही है आप लोगों को? नहीं मैम, पीपीटी Not नहीं दिख रहा visible, है। not visible. पीपीटी नहीं दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है मैडम। Screen दिख रहा है. Okay, let me see what happened. मैम यू कैन प्रेजेंट एंटायर स्क्रीन सो दैट। Yeah. अभी दिख रहा है मैडम। Okay, thank you very much. Okay, shall I start now? It's यस मैम, 7:30. यस यस मैम, Okay. यस। थैंक यू। So, thank you, sir. Thank you very much. So let's begin with my introduction. I'm Dr. Neha Baghel. Now, I have completed my MTech in Environmental Engineering as well as PhD in the same branch. I had experience of teaching to MTech student as well as BTech student the same subject environmental engineering. उसमें ये सब इकोलॉजी का भी पार्ट आता है। तो पहले हम मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब हम पहले कोर्स का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास में सिलेबस की कॉपी होगी या तो फिर मेरी स्लाइड में अगर आपको दिख रहा है, हमारा जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, where we can cover ecology part in terms of the environment. Okay, we'll see the one by one terminology and in depth knowledge of the both the subject. Meanwhile, along with हमें वहाँ पर क्या सीखना है, माइक्रोबायोलॉजी, जो कि एक माइनर सब्जेक्ट है एनवायरमेंट का, बट बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं से जो लिविंग बीइंग है उसकी शुरुआत हुई है माइक्रो से। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको दो हिस्सों में डिवाइडेड है। 100 मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट है जिसमें थेरी है, प्रैक्टिकल है। थेरी में आपको 70 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स है ना। तो मिनिमम आपको थेरी में 35 कवर करने हैं। इज इट ओके? क्लियर है ये सब्जेक्ट के बारे में आपको? यस मैम। इसका हाँ, कोर्स कोड और शॉर्ट फॉर्म ईईएम भी हम बुला सकते हैं, एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ईईएम। ठीक है, अब हम जो शुरुआत करेंगे वो यूनिट 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 में क्लियर है, हमें सिर्फ इकोलॉजी के कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। द कंटेंट्स आर एज शोन इन द डिस्प्ले, दैट कंसेप्ट इन इकोलॉजी. The name of the unit is concept in ecology. First we'll go by terminologies. What द टर्म इकोलॉजी एंड द टर्म एनवायरमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। फिर उसके बाद में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ
both the terms, that is ecology and environment. Then places in other branches of the learning, ये दोनों फील्ड को लेके हम किसी और ब्रांच में भी इसकी क्या जगह है ये भी पढ़ना हमें है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी, द रिलेशन बिटवीन बोथ टेक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी. नेक्स्ट इसका ही पार्ट आता है यूनिट 1 का, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनवायरमेंट, द इकोसिस्टम कंसेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन इकोसिस्टम. देन अगेन पार्ट है ऑर्गेनिजम्स का. देन लास्ट में बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस इन द सेम एंड इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी. ये हम लोगों को यूनिट 1 में कवर करने ये सारे टॉपिक. सो विल स्टार्ट विद द यूनिट 1, द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी. See, ecology is established, or the term formed by the scientist named as the Ernst Haeckel in 1869. इसने सबसे पहले और ये ग्रीक साइंटिस्ट था, ठीक है. इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी को ढूंढ के निकाला है, पर ग्रीक लैंग्वेज में निकाला था. ओकियोस, आपको मेरी अगर स्लाइड दिख रही है, इज इट विजिबल टू यू? यस मैम. ओके, थैंक यू वेरी मच. अगर कभी बीच में स्लाइड नहीं दिखती है, एनी इशू होता है, तो सो प्लीज कांटेक्ट मी इमीडिएटली. ओके, श्योर. ओके, तो थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो साइंटिस्ट है अर्नस्ट, इन्होंने उसे ग्रीक नाम दिया इकोलॉजी को, जो कि दो शब्दों से बनता है, दैट इज ओकियोस एंड लोगोस. ओके, ओकियोस मीन्स हाउस और प्लेसेस ऑफ लिविंग, एंड लोगोस मीन्स स्टडीज. ये जो साइंटिस्ट है 1869 में, इन्होंने इतना ब्रीफ नहीं सोचा था कि इकोलॉजी हम पूरा अर्थ को कवर करेंगे. इकोलॉजी अर्थ एंड अर्थ के एटमॉस्फेयर एंड सभी चीजों को कवर करेंगे. उन्होंने छोटे से हाउस, प्लेस ऑफ लिविंग, बस उसकी जो स्टडी है उसी को बस इकोलॉजी टर्मिनोलॉजी टर्म्स दिए. और उसके बाद में फिर इस इकोलॉजी को काफी ज्यादा आगे जाके और इम्पोर्टेंस मिला, और फिर उसमें एक नए तरीके से उसे समझा गया, जिसमें वो पूरी की पूरी अर्थ को, हम अर्थ की स्टडी को कवर करते हैं. ठीक है. साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरैक्ट. व्हाट इज इकोलॉजी? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. ओके, सो इकोलॉजी को सिर्फ हम लोगों को आम भाषा में नहीं पढ़ना है, बल्कि साइंटिफिक वे में पढ़ना है. द इंटरैक्शन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को अगर और भी बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझा जाए तो उसे कहेंगे हम इंडिविजुअल. ठीक है. इंटरैक्शन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विद ईच अदर. ठीक है. जैसे एनिमल्स का इंटरैक्शन ह्यूमन बीइंग के साथ, सेम प्लांट्स जो ग्रीनरी है अर्थ में, उसका इंटरैक्शन एनिमल्स के साथ, उसका इंटरैक्शन ह्यूमन बीइंग के साथ. दिस इंटरैक्शन ऑफ ईच एंड एवरी organisms and their physical environment where they are living. Okay, that is nothing but a ecology. Okay, there are two branches of ecology. First one is a octology and next one is a synecology. Okay, octology मतलब individual study of the organism, and synecology means communal or community study of an organism or of an individual. ठीक है. अगर एक स्पीसीज का स्टडी करना है, अगर एक ही स्पीसीज है, तो उसे हम ऑक्टोलॉजी कहेंगे, और अगर ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज है और ग्रुप ऑफ स्पीसीज है तो उसे हम सिंक्नोलॉजी कहेंगे. जैसे कि अगर कोई फॉरेस्ट है, उसमें कई सारे प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, देयर आर लॉट्स ऑफ क्या कहेंगे हम उसको, इंडिविजुअल्स हैं, तो वो कैटेगरी में आएगा सिंकोलॉजी के. लेकिन अगर हम एक एक स्पीसीज के बारे में जाएंगे, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज, जैसे जंगल में शेर है, लॉयन है, टाइगर है, एक एक स्पीसीज को स्टडी करेंगे तो उसे कहेंगे ऑक्टोलॉजी. their study of organism and their interaction with other organism as well as their physical environment where they are living, तो उसे हम इक्टोलॉजी बोलेंगे. Is it okay? Now moving toward the next term, that is environment. Okay, this word is derived from the French word, that is environ. Okay, most of the terminology और most of the companies भी देखेंगे तो environ करके ही या enviro करके ही अपने नाम को रिकॉग्नाइज करती है मोस्टली
ईस्टर्न कंपनीज, क्योंकि ये वर्ड वहीं से आया है, एनवायरमेंट, एनवायरो। एनवायरो का मतलब होता है आम भाषा में सराउंडिंग, आपके आसपास क्या है उसे कहेंगे हम एनवायरमेंट। ओके, सो सो अब अगर देखा जाए आगे तो टोटलिटी ऑफ द सराउंडिंग दैट वी लिव इन इज कॉल्ड द एनवायरमेंट। हर तरीके से जो भी इंडिविजुअल जहाँ रह रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंट। ओके, इंडिविजुअल इंडिविजुअल एनवायरमेंट, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंट। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर कोई एनिमल है और वो फॉरेस्ट में रह रहा है तो उसके आसपास कितनी ट्रीज है, उसके आसपास what is the composition of the atmosphere, what is the पानी कितना है, वाटर कैसी वाटर साइकिल है, ईच एंड एवरीथिंग, बायोटिक एंड अबायोटिक, लिविंग थिंग्स कितनी है, नॉन लिविंग थिंग्स कितनी है, वो खाता क्या है, वो पीता क्या है, ये सब का स्टडी किस में आता है, एनवायरमेंट, इट्स लाइफ साइकिल एंड ईच एंड एवरीथिंग, टोटलिटी ऑफ सराउंडिंग्स, हर तरीके से ऊपर नीचे से, वो जमीन है तो किस पे चल रहा है, उस जमीन की डिटेल में स्टडी, उसे हम क्या कहेंगे, totality of the surrounding that the individual live in is called environment. Then it comprises of the two things. First one is a biotic and next one is a abiotic. That is a very general terminology. Biotic means all the living organism present onto the earth. They are called as biotic. And all the non-living organism present on the earth is called abiotic. इसमें तो कोई confusion नहीं है. Now, there are segments, there are four categorization of the environment. चार कैटेगरीज में एनवायरमेंट को बांटा गया है। अगर किसी भी इंडिविजुअल का एनवायरमेंट स्टडी करना है, ठीक है, तो उसे हम चार तरीके में उसे चार हिस्सों में बांटा गया। फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि ये सारे सेगमेंट आपके यूनिट 2 में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको एक जनरलाइज आइडिया दे देती हूँ। एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू द एयर, हाइड्रोस्फीयर इज रिलेटेड टू द वाटर, लिथोस्फीयर इज रिलेटेड टू द सॉइल एंड बायोस्फीयर मीन्स उसका इंटरेक्शन विथ अदर एनिमल्स, ओके, और वॉट एवर ही इज फीडिंग एंड what is the life cycle of that animal. Okay, this is nothing but a generalized idea of the segments of the environment. Is it clear? Ma'am, atmosphere, ma'am, sorry to interrupt. Atmosphere, you No told, problem. It is hello. related to the yes, you are audible to me. Please ask Yeah. the question. Atmosphere is related to in the living being what we are having, that is called, right? See, अगर मैं बहुत ही आम भाषा में कहूँ तो पृथ्वी जो अर्थ है उसके सरफेस के ऊपर जो भी हवा है, जो लेयर्स आपको विजिबल्स नहीं है, ठीक है, हवा विजिबल नहीं है, एयर विजिबल Yeah, नहीं, yeah. तो Yes. वो सब आपके एटमॉस्फेयर में कवर होता है। Okay. ठीक है, And हाइड्रोस्फीयर जो पृथ्वी के सरफेस पे और अंडरग्राउंड जितना भी पानी है उसे हम हाइड्रोस्फीयर में कवर करेंगे। लिथोस्फीयर जो पृथ्वी के सरफेस और उसके नीचे कोर तक, क्रस्ट हुआ, कोर हुआ, मिडल कोर हुआ, मैंटल हुआ, इनर कोर, आउटर कोर, ये जो लेयर्स है उसे हम लिथोस्फीयर में कवर करेंगे। ओके, एनवायरमेंट, हाँ, तो इस तरीके से ये यूनिट 2 में आएगा, हम इन डेप्थ इस बारे में पढ़ेंगे। मैम, बायोस्फीयर क्या बोले थे आपने? बायोस्फीयर इज नथिंग बट द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, देयर रिलेशन, उसे हम बायोस्फीयर कहेंगे। वो रहता कैसे है, उसका इंटरेक्शन, ये सब आपका कवर होगा यूनिट 2 में, इन डेप्थ होगा। ठीक है, ओके, या ओके, इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स इकोलॉजी वर्सेस, okay, thank you very much. Moving towards next, that is ecology versus environment. Okay, environment it's a set of condition और surroundings, जहाँ आप रह रहे हो वो कंडीशन कैसी है, तो आपके आसपास का सराउंडिंग, दोनों टर्मिनोलॉजी करेक्ट है। इकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप विद इन द एनवायरमेंट, उसी एनवायरमेंट के अंदर आपका रिलेशनशिप कैसा है बाकी चीजों से, बाकी जो भी आपकी सराउंडिंग्स है उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, कैसा है, उसको कहेंगे इकोलॉजी। ये दोनों ऐसा कहेंगे, एनवायरमेंट बड़ा है, इकोलॉजी उसकी अंदर की स्टडी है। ठीक है, एनवायरमेंट
आपकी सभी चीजों को कवर कर रहा है, बट उसे स्टडी करने के लिए हमने एक और ब्रांच बनाई रखी है, दैट इज अ इकोलॉजी. इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस स्टडिंग द एनवायरमेंट, ओके, ऑफ एन इंडिविजुअल. हर एक का इंडिविजुअल के एनवायरमेंट कैसा है उसको स्टडी करने के लिए इकोलॉजी बनाई है. दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट. नाउ मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज. आगे और कौन कौन सी स्टडीज मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर है एनवायरमेंट का, वो सब हम देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज environmental studies inherently multidisciplinary because environmental problems are complex. Everybody knows if we are covering all of the surrounding, then it will get complex to study relation between each and every individual of the surroundings. Okay, so इसीलिए उसे multidisciplinary इसमें multiple parts में divide कर दिया गया है. Okay, it combines natural science, social science, and humanity. Okay. Then it bridges the gap between human civilization and sustainability. See, human civilization is quite different from the sustainability. Earth is a part of sustainable, but human civilization not necessary. It is a part of sustainable. Sustainable उसे कहेंगे आम भाषा में, हिंदी में हम कहते हैं स्वयंभू और स्वयं क्रिएटर, है ना, ऐसे उसे हम आम भाषा में कहेंगे सस्टेनेबिलिटी. मतलब खुद ही कंप्लीट होता है और खुद ही फिर से जन्म लेता है. जैसे कि आप कोई भी एक वाटर साइकिल देख लो इन टर्म्स, है ना. अर्थ की कैसी वाटर साइकिल है, जो समुद्र का पानी है वो सूरज की किरणों से वेपराइज होता है, फिर वो ऊपर जाके ठंडा होता है, कन्वर्टेड इनटू द क्लाउड्स, और फिर उसका प्रेसिपिटेशन रेनफॉल होता है, वापस वो समुद्र रिवर से फ्लो होके रन ऑफ होके वापस वो समुद्र में मिक्स होता है. तो ये साइकिल है, ये चल रही है और चलते ही रहेगी. दिस इज नोन एज द सस्टेनेबिलिटी. सेल्फ से वो खुद ही खत्म हो रहा है पानी और फिर वापस खुद ही जन्म ले रहा है. दैट इज नथिंग बट अ सस्टेनेबिलिटी. बट नॉट नेसेसरी ह्यूमन सिविलाइजेशन सस्टेनेबल हो. मोस्ट अभी काफी एडवांस हो गया, अब सबको समझ में आने लगा है कि हाँ हमें सस्टेनेबल रहना पड़ेगा, हमें सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, उसकी तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा. इसीलिए ये सब्जेक्ट भी हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है. तो ये जो हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी, अब हम ठीक है अभी कोई भी चीज करनी है हमें, जैसे फूड है, हम कोई एप्पल खा रहे हैं, ठीक है, वो एप्पल हम खरीद लिए, बस रख लिए और खा लिए, दैट्स इट, नथिंग. उसका वापस हम फिर से उसे जन्म नहीं दे रहे, कोई साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है ना, वही ब्रेक कर दे रहे हैं. तो ये जो गैप है, इसका जो ब्रिज है, वो हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंट में पढ़ते हैं. ठीक है. नेक्स्ट की कंपोनेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस. फर्स्ट वन इज नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस में कवर होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस. ओके, दीज आर द की कंपोनेंट्स है. आपको सिर्फ इनके नाम भी याद रखोगे तो भी चलेगा. देन सोशल साइंस में अगर आप देखो, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एथिक्स एंड लॉ. अप्लाइड फील्ड में देखेंगे तो इंजीनियरिंग में भी एनवायरमेंट पढ़ा जाता है, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में भी एनवायरमेंट है. टूल्स अगर देखो, किस किस टूल की वजह से हम एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. मॉडलिंग भी होता है एनवायरमेंट को लेकर. ठीक है, मैं एक शॉर्ट में आपको ब्रीफ आइडिया देती हूँ. नीचे से जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं. टूल्स अगर देखो, मैथमेटिक्स, कोई भी एनवायरमेंट का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसे मैथ से हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि अभी जैसे मैंने वाटर साइकिल बताया, ठीक है, कितना पानी वेपराइज हुआ, ठीक है, उसके कितने क्लाउड फॉर्म हुए, वापस कितना प्रेसिपिटेशन, कितना बारिश हुई, वो सब हम मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी है जिसकी वजह से हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. देन अप्लाइड फील्ड्स में देखो, इंजीनियरिंग में अभी अगर आप ह्यूमन सिविलाइजेशन देखो तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रही है, ठीक है, तो वहां पे भी आप इसे पढ़ सकते हैं. देन ऐसी अलग अलग फील्ड है, पब्लिक हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट फील्ड में. सेम सोशल साइंस में भी जरूरी है. लॉज आपने देखा होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग है,
ठीक है, CPCB बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर महाराष्ट्र में अगर आप हो तो महाराष्ट्र स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, GPCB है, गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये सब लॉ बनाती है, इसमें भी एनवायरमेंट का स्टडी आता है। देन अगर हमें एनवायरमेंट को डीप से समझना है तो उसके हर एक पैरामीटर को समझना होगा, जैसे केमिस्ट्री हो गई एनवायरमेंट के बीच में, एटमॉस्फेरिक साइंस, बायोलॉजी एंड ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी। These are the key components of multidisciplinary approaches. Then places in other branches of learning. Life science. Life science में understanding of biodiversity, adaptation and ecosystem processes. ये लाइफ साइंस में कवर होती है। बायोडाइवर्सिटी इसी यूनिट का पार्ट है। I'll explain you the biodiversity in that. Okay. Then adaptation and ecosystem process. नेक्स्ट वन इज अ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स आता है, जिसमें एनालाइजिंग पोल्यूटेंट रिएक्शन, एनर्जी फ्लो एंड क्लाइमेट चेंज। जितना भी पोल्यूशन हो रहा है उसके रिएक्शन क्या क्या है, एनर्जी फ्लो, जैसे कि फूड चेन देखो तो कैसे एनर्जी फ्लो हो रहा है, एंड क्लाइमेट चेंज विच इज कॉज बिकॉज ऑफ द मेजरली कॉज ड्यू टू द ह्यूमन इन्फ्लुएंस। Okay, next part is earth science. Earth science, the studying land use, natural resources and soil formation, which cover under the branch of geology or geography. Okay. Then next आता है economics में cost benefit analysis of the conservation, ecological economics. हम जो कंजर्वेशन कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है, कोई एनिमल डेंजर स्पीशीज में उसका कंजर्वेशन हो रहा है, उन सब का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इकोनॉमिक्स में होता है। देन लॉ एंड पॉलिटिक्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशन लॉज, पॉलिसी मेकिंग एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जैसे किसी कंपनी में एनवायरमेंटल लॉ है तो उसका गवर्नमेंटल एग्रीमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट से क्या एग्रीमेंट होगा। एनवायरमेंटल रेगुलेशन मैंने आपको बताया, लॉज क्या क्या है। देन सोशियोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज, एनवायरमेंटल इथिक्स। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यही है आज के टाइम में, एनवायरमेंटल इथिक्स। हम लॉज बना रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट उसे मॉनिटर भी कर रही है लॉज को, बट each and every individual living on to the earth should have environmental ethics. सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएगी फिर तो शायद हमें अगर ये इतना इथिक्स फॉलो करना आ गया, एनवायरमेंटल इथिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर इथिक्स, ओके, तो ये सब्जेक्ट रहेगा भी नहीं इन फ्यूचर, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी फॉर्म हो जाएगी, इसीलिए, है ना। एनवायरमेंटल इथिक्स, पेड़ पौधे लगाओ, काटो मत पेड़ पौधों को, पानी वेस्ट मत करो, वेस्ट वाटर जनरेट मत करो, रीयूज, रिसाइकल, रिट्रीट, इस सब पे ध्यान दो। दैट इज नथिंग बट एनवायरमेंटल इथिक्स। देन ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉलो करो, दैट इज नथिंग बट सोशियोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज। देन इंजीनियरिंग, डिजाइन पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। जो भी पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी से उसे डिजाइन करना, जैसे कि अभी मैंने बताया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जितना भी शहर का गंदा पानी है उसे साफ करते हैं, नालों से होके, सीवर से होके जाके वो ट्रीटमेंट प्लांट पे जाता है, उसका डिजाइनिंग। सेम रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो पावर्स हो गए, कोई डैम बना है उसमें हाइड्रो पावर्स आपने लगाए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है ना। सो दैट इज नथिंग बट अ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। Now, what is the role of ecology into the environment? First one is the conservation of biology. अगर हम पूरा एनवायरमेंट एक ही बार में समझे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये हमने देखा, इसीलिए ब्रांचेस बनाई गई है। तो पहला है बायोलॉजी में जो भी इंडेंजर स्पीसीज है उसका कंजर्वेशन करना, वो सारे स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना, दैट इज नथिंग बट अ कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी। देन रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजी, ये क्या होता है, इसमें जितनी भी अब तक डैमेज हो चुकी इकोसिस्टम है उसे रिस्टोर करना। जैसे कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो ओशन का पानी ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। देन क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो एक इकोसिस्टम पूरा एटमॉस्फेयर का हिल गया है, उसे रिस्टोर करना। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें रिपेयर किया जा सकता है।
Then urban ecology, that is nothing but a designing sustainable cities. हम ऐसा शहर बनाएं कि जिसमें वो पूरा सस्टेनेबल हो. अभी ऐसी कोई सिटी तो ऐसा मुझे ध्यान में नहीं है, बट नेपाल प्रैक्टिस कर रहा है एंटायर कंट्री के लिए कि वो सस्टेनेबल रहे. उन्होंने अपने कंट्री को कार्बन सिंक बनाया है. कार्बन सिंक मीन्स वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती जितनी उनकी कंट्री कैप्चर करती है. ठीक है, दैट इज नथिंग बट अ कार्बन सिंक. और सस्टेनेबल सिटीज मतलब वही कि वो पूरी साइकिल. आजकल सस्टेनेबल हाउसेस देख रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है, उसे बाहर से कहीं से भी पानी लेने की जरूरत नहीं है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, साल भर उसी पानी को यूज करते हैं, वापस बारिश में कलेक्ट करते हैं वो हाउसेस. जितनी भी उनकी जो लाइट्स है वो सब सोलर पे काम करती है. इलेक्ट्रिसिटी वो बाहर से नहीं लेते. जितने भी फ्रूट्स या फिर जो भी वो क्या कहते हैं, जो भी उनका राशन आता है ना, मिलेट्स एंड ऑल राइस एंड फ्लावर एंड एवरीथिंग, वो सब वो घर में ही उगाते हैं. और जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है उसको वापस वो कन्वर्ट करते हैं फर्टिलाइजर में एंड देन वापस उससे रिग्रो करते हैं. तो ये डिजाइनिंग सस्टेनेबल हाउसेस आप कह सकते हो इसे. ठीक है. देन नेक्स्ट टर्म आता है टेक्सोनॉमी. होप ये रोल ऑफ इकोलॉजी में कोई क्वेरी ना हो. नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमी, दैट इज अ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे definition. The science of identifying, naming and classifying the organism, that is nothing but a taxonomy. एनवायरमेंट में जितने भी इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीसीज है ना, उन सबको आइडेंटिफाई करना, उनको नेम देना और उनको क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, देयर नेचर, देयर हैबिटेट, देयर लिविंग स्टाइल एंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर. ओके, दैट इज नथिंग बट अ टेक्सोनॉमी. एंड इसके फादर है कार्ल लिनस. ओके, कार्ल लिनस सब ऑलमोस्ट हमने काफी पहले से भी नाम सुना हुआ है. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है ना. देन we'll see the hierarchy of the taxonomy. First, there will be the domain. Next one is a kingdom, then xylem, class, order, family, genesis, and species. Sometimes genesis and species comes together and make a one single name of the क्या कहेंगे उसको, जेनेसिस और स्पीसीज कई बार एक ही हो जाते हैं. और एक क्योंकि इंडेंजर स्पीसीज हो रहे हैं, किसी की क्वांटिटी कम हो रही है, तो वो सब मिलके एक ही नाम बन जाता है. जेनेसिस और स्पीसीज को एक ही कैटेगरी में कन्वर्ट कर देते हैं. कोई बहुत अगर डीप कोई बहुत ज्यादा वेल ग्रो स्पीशीज है जैसे कि ह्यूमन बीइंग, तो उसमें जेनेसिस भी आएगा और स्पीसीज भी आएंगे. ठीक है. Then bionomenclature, the two part of scientific names, that is genesis and species, is known as a binomial nomenclature. Okay, two parts of scientific naming system, that is nothing but a binomial nomenclature. Okay, there are lots of terminology which is quite difficult to pronounce, and so sorry already. I apologize for that. Okay, so next term, that is a modern approach of this taxonomy, incorporate evolutionary relationship using DNA evidence and showing phylogenetic trees. Okay, अभी पहले तो सिर्फ उसके बिहेवियर को देखा जाता था किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज का, वो कैसी है. ठीक है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है, उनकी फिजिबिलिटी कैसी है, फिर वो क्या खाते हैं, कैसी लाइफस्टाइल, हैबिटेट एंड ऑल ऑफ द स्टफ. बट नाउअडेज मॉडर्न अप्रोच इज going to divide this hierarchy using DNA. DNA is a very, ये इतना आसान कर देता है टेक्सोनॉमी को डिवाइड करने के लिए कि मतलब बहुत इजीली हम डीएनए से कैटेगराइज कर सकते हैं कौन सी स्पीशीज किस किंगडम में जाएगी, किस डोमेन में जाएगी, एंड ईच एंड एवरीथिंग. ओके, नाउ कनेक्टिंग टेक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी.
First of all, understanding diversity. Taxonomy provides the framework to inventory and understand the vast diversity study in ecology. Okay, as I already discussed you, it creates a framework कि हाँ ये एक पर्टिकुलर डोमेन है, उसके नीचे किंगडम आ गया, फिर इस तरीके से स्पीसीज को हम डिवाइड कर रहे हैं. तो हर एक इकोलॉजी को हम लोग किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसके डाइवर्सिटी से. देन इवोल्यूशनरी कंटेक्स्ट. Classification reflect evolutionary history, helping explain why different species occupy specific ecological role. हर एक इकोसिस्टम में हर एक स्पीसीज का अपना अपना रोल है, ठीक है. बट ये क्लासिफिकेशन हमें मदद करता है कि उसका रोल क्या हो सकता है. जैसे ट्रीज का रोल है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, ठीक है. फिर उसमें अगर हम उसका डोमेन देखें तो वो ट्रीज में आ गया. फिर उसका अगर उसका किंगडम देखेंगे तो लॉन्ग ट्री, फिर ग्रासेस, शर्ब्स, ऐसे तरीके से उसके फिर और फर्दर हायरार्की बन सकती है. बट हम उसके क्लासिफिकेशन से इजीली एक्सप्लेन करेंगे कि वो इकोलॉजी में अपना क्या रोल प्ले करता है, ठीक है. नाउ देयर आर टू टूल्स which being used to understand this taxonomy and ecological relation, that is dichotomous keys used in taxonomy for identification, helping ecologists know what organism they are studying. Okay, and then phenologenic trees, visually evolutionary relationship crucial for understanding ecological community. Dichotomous में आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, ओके. एंड फोलॉन्जिकल में ट्रीज जो ग्रीनरी है उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देयर अदर कम्युनिटीज. नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द एनवायरमेंट और इन द इकोलॉजी. कौन कौन से लेवल्स हैं एनवायरमेंट में, तो और इकोलॉजी में भी कह सकते हैं, ठीक है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. फर्स्ट वन इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इकोलॉजी इज नथिंग बट organism. Next one is a population, then community, ecosystem, biome, and lastly biosphere. Okay, these 5 are the levels. सबसे छोटा आएगा आपका ऑर्गेनिज्म से लेके तो बायोस्फीयर तक. वन बाय वन विल गो थरोली. These 5 levels of the environment showing how living things interact from individual up to the entire planet. Often depict the PowerPoint with, okay, so ये जो जितने भी 5 भी लेवल्स है ये वो करते हैं एक इकोसिस्टम का दूसरे साथ में एज वेल एज दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ. Ma'am, your voice is not coming properly. Am I audible to you Your now? voice is breaking also. Yeah, it's okay now. It's okay now? Yeah, it's okay. Okay, thank you. Next, first level of organization is nothing but organism. Sorry, first level of environment is nothing but an organism. A single or individual living being onto the earth is known as the organisms. Okay, फिर वो for example deer, tree, bacterium, etc. Population, a group of same species living in the same area. ठीक है, like all deers in a forest, that is nothing but a population. और देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म एक अकेला इंडिविजुअल मेल या फीमेल हुआ. पॉपुलेशन मेल या फीमेल की सिटी के अंदर कितनी है वो हो गई पॉपुलेशन. देन कम्युनिटी, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन अ एरिया, दैट इज नथिंग बट अ कम्युनिटी. ओके, हर अगर फॉरेस्ट का ही एग्जांपल ले लो तो फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सारी जितनी भी एनिमल्स की स्पीसीज है उन सबको एक कैटेगरी में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज, और उसे कहेंगे कम्युनिटी. देन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में हमने पढ़ा बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर. सो व्हाटएवर कम्युनिटी living into the environment along with the non-living thing, that is abiotic and biotic factor, that is nothing but an ecosystem like sunlight, water, soil and temperature living with other animal of the forest
Okay, then biome, large region characterized by the similar climate and dominant plant life. That is nothing but a biome. बायोमे इकोसिस्टम के ऊपर वाला लेवल है, ठीक है। इसमें ट्रीज प्लांट लाइफ मेजरली फोकस रहते हैं, और जो ये पूरे रीजन को कवर करते हैं, लार्ज रीजन को कवर करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ बायोमे, ठीक है। इसमें ये इकोसिस्टम के ऊपर है, तो इसमें नॉन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर भी आएंगे, जैसे कि बायोमे का एग्जांपल हो जाएगा रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, डेजर्ट एक्सेट्रा। देन बायोस्फीयर, सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम इज नथिंग बट अ बायोस्फीयर, ठीक है। जितना भी इकोसिस्टम है उसका पूरा सम हो जाएगा बायोस्फीयर। द part of the earth supports the life, that is nothing but a biosphere, which includes lands, water, air etc. जैसे लैंड में टेरेस्ट्रियल जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, लाइफ है, वो सब आएंगे। देन वाटर में, वाटर भी सपोर्ट करता है लाइफ को, है ना। वाटर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक ट्रीज है, एक्वेटिक प्लांट्स है। और एयर, एयर इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एज वेल एज प्लांट टू लिव। सो एयर भी बायोस्फीयर में कवर हो जाएगी। Now, environmental factors which are affecting productivity of the ecosystem. Okay. First one is the solar radiation and temperature. इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा अगर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करता है तो सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर थोड़ा भी कम ज्यादा हुआ तो इकोसिस्टम हैम्पर होती है। इकोसिस्टम में आपने देख लिया बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स है, ठीक है। कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ज़्यादा ठंड में रह सकते हैं, कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ज़्यादा गर्मी में रह सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पांडा एंड कैमल, ठीक है। कैमल सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रह सकता है और पांडा सबसे कम टेम्परेचर में भी रह। और पोलर बियर आप कह सकते हैं, पांडा से भी काफ़ी अच्छा नाम पोलर बियर, ठीक है। लेकिन ज़रा भी टेम्परेचर अगर सॉरी 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 तो सो जो भी टेम्परेचर आपका फ्लक्चुएट हो जाता है तो ये दोनों एनिमल की इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट होता है। टेम्परेचर राइज एंड फॉल के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट होता है सोलर रेडिएशन, ओके, एंड विच इट इज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट ऑन टू द इकोसिस्टम। देन नेक्स्ट वन इज अ मॉइस्चर लेवल विच इज majorly influence the what we can say water cycle and the components present into the water cycle like plant, ओके, एंड एक्सेट्रास। तो मॉइस्चर, हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल लीफ वाटर पोटेंशियल, सॉइल मॉइस्चर, फ्लक्चुएशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन एंड ट्रांसपीरेशन, ओके। इस सबको मॉइस्चर कंटेंट आम भाषा में कहते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो इन्फ्लुएंस करती है। देन नेक्स्ट वन इज अ मिनरल न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल अपटेक कितना हो रहा है मिनरल का सॉइल से, कि कौन कौन से मिनरल निकल रहे हैं, कौन कौन से नहीं निकल रहे हैं, उसमें हैवी मेटल्स है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हो जाता है। देन बायोटिक एक्टिविटीज। फिर बायोटिक एक्टिविटीज में जैसे भी अगर आप देखें, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे फूड साइकिल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। हर्बीवरस, कार्निवरस, प्रेडिटर्स, ठीक है। वो डीप में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हर्बीवरस, कार्निवरस है, वो हर्बीवरस पे डिपेंड करते हैं। हर्बीवरस सोलर रेडिएशन पे डिपेंड करता है ना। और प्रेडिटर कार्निवरस पे डिपेंड करता है। फिर ओमनीवरस आता है जो हर्बीवरस भी होता है, कार्निवरस भी होता है। ये सब फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो इकोसिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विच इज अ मेजर इशू विच इन्फ्लुएंस द इकोसिस्टम। जितना ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना इकोसिस्टम हैम्पर हो रहा है, और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी इकोसिस्टम काफी हैम्पर हो रही है। In the aquatic system, productivity is generally limited by the light, which decreases with increasing water depth. In deep ocean, nutrient often become limiting for the productivity. Nitrogen is the most important nutrient limiting productivity in a marine ecosystem.
All the ecosystem present into the marine life as dependent on to the one factor that is nothing but a nitrogen. As nitrogen support the each and every aquatic animal and plant to survive in a water level, because it bonds with the oxygen greatly into the water, so it helps to plant and animal to grow. As well as light is also affect the aquatic system. Okay, now here one part of the first part of the unit 1 has been over. Now we'll begin with the second part, that is the structure and function of the ecosystem. Does my slide visible to you? Yeah. Yes, ma'am. Yeah, structure and function of Hello. the ecosystem. Hello. Yes. Yes. Hello. हाँ मैडम, आपने जो इसके पहले की जो स्लाइड आपने दिखाई है, तो वहां पे राइजोस्फीयर इफेक्ट है, वो एक्चुअली क्या है? Rhizosphere effect. Just 1 second. इन मिनरल न्यूट्रिशन पॉइंट्स. I need to study about this. Okay. Third point. Yes, I mineral got nutrition. it. Yeah. I got it. I don't know where does the word come from, rhizosphere. I knew the uptake of mineral from the soil. जितने भी मिनरल्स हैं, दो ही तरह के सॉइल में कंपोनेंट है, एक रॉक और एक मिनरल है. ठीक है, तो जितने भी सॉइल से मिनरल्स आते हैं, देन फायर इफेक्ट, सैलिनिटी, जितने भी सी शोर में सैलिनिटी, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, वो हैवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरी, आर्सेनिक एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ऑन टू द सॉइल. जो भी प्लांट के रूट्स होते हैं वो नाइट्रोजन बैक्टीरिया नाइट्रोजन डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म रूट का ज़्यादा हो जाता है, जो रिवर्स ऑस्मोस्टिक प्रेशर को डेवलप करता है. ये तो मुझे पता है, बट आई डोंट नो अबाउट rhizosphere. I'll let you know in a next lecture, definitely. Good question. Ma'am. Yes. Ma'am. It Yes. is showing that rhizosphere soil is the narrow, highly active zone of soil directly around plant roots, characterized by intense biological and chemical activity due to root secretions, exudates, mucilage, and a dense community of microorganisms that interact with the plant, forming a critical nutrient Voice exchange is hub. not coming. Yeah, I got it, your point. The part It's I'll basically study and it's basically the roots, the soil which is held by the roots of the plant. definitely I'll study about that and cover it in the next lecture, okay? Because I need to Sure. take a deep knowledge over it. Definitely I'll convey this rhizosphere effect, okay? How it Sure. is going to affect onto the ecosystem. Definitely I'll cover this point in the next lecture. Okay, now sure. Thank you. Now let's begin with the structure and function of the ecosystem. Okay. So ecosystem, this terminology we had already seen. Now the structure. Okay. But what was that third slide? This is a definition of the ecosystem. Okay. The basic Okay. functional unit of each and every organism, which I have covered in previous slide. Okay. Now let's Okay. begin with the structure. Okay. So structure is nothing but, already I have told you, that is ecosystem is Yeah. characterized by the two parts. पहला जो कि है abiotic and next one is a biotic. All living Biotic. organism, all the living organism present onto the earth, जितने भी living organism है वो सब कैटेगरी में आएंगे biotic के, और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे अबॉइटिक के. अबॉइटिक के अगर आप एग्जांपल देखो, सॉइल, वाटर, लाइट, एयर एक्सेट्रा. बॉइटिक के आप अगर एग्जांपल देखो तो वो सब आएंगे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, लाइक हर्बीवरस एनिमल्स, कार्निवरस एनिमल्स, और जितने भी आप देखो, ह्यूमन ले लो, any examples of the animals, they are nothing but a biotic component as well as
हर्बी ग्रीनरी जितनी भी है, ट्रीज प्लांट, दे आर नथिंग बट अ बोइटिक। अब बोइटिक में क्या क्या आता है? ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग थिंग्स, ऑयस्टर, ब्लू कार्ब्स, zooplankton, phytoplankton and jellyfish. These are the boitic component. ऑर्गेनिक मैटर जितना भी हम क्या कहेंगे जैविक पदार्थ है, आम भाषा में कहा जाए तो उसे हम बोइटिक में कंसीडर करेंगे। ठीक है, फल, सब्जियां, पत्ते, ये सब ऑर्गेनिक मैटर है। इवन फीकल वेस्ट जो है वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाएगा। ठीक है, देन लिविंग थिंग जितने भी सांस ले रहे हैं और रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ऑयस्टर इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ फंगल, ओके, फंगस। Blue carbs, that is nothing but a species which is aquatic, just like a jellyfish. Jellyfish काफी फेमस है, सबको पता होगा। अगर आप ब्लू कार्ब्स को थोड़ा मेरे पास पिक्चर नहीं है, otherwise I'll tell you. Then next one is a two plants, it is zooplankton and phytoplankton. These species are comes under the group of biotic. Then abiotic, first one is a climate. Climate is nothing but a biotic factor. देन नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी डेड चीजें हैं हमारे आसपास इकोसिस्टम में, वो आएंगी नॉन लिविंग थिंग्स में। देन सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, ह्यूमिडिटी, सॉइल्स, दीज आर the components which comes in the abiotic factor. Okay, now the function of the ecosystem. See, the components of the ecosystem are seen to function as the unit when we consider following factors. First one is a productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling. ठीक है, कितना प्रोडक्टिविटी, विल गो वन बाय वन, हर एक टर्मिनोलॉजी को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इकोसिस्टम में। फर्स्ट वन इज अ प्रोडक्टिविटी. Productivity of an ecosystem is the rate at which solar energy is fixed by vegetation of the ecosystem, and it is further classified into primary productivity and secondary and net productivity. Okay. इकोसिस्टम में जितने भी वेजिटेशन, जितनी भी ग्रीनरी है, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो वो सोलर एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कर रही है इनटू द क्या कहेंगे, इनटू द हाई रिच एनर्जी फॉर्म विच इज कंज्यूम बाय द हर्बीवर्स। ओके, तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी, जिसे वापस तीन कैटेगरी में कहा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड नेट. नेट मीन्स समेशन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मीन्स जो डायरेक्टली क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्शन, दैट इज नथिंग बट अ लीफ, जो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को लेके खुद में ही स्टोर कर रही है, दैट इज नथिंग बट अ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज नथिंग बट fruits, next flowers. Okay, that is nothing but a secondary productivity, जो सोलर एनर्जी को ले तो रही है बट इनडायरेक्टली ले रही है, दैट इज नथिंग बट अ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एंड समेशन ऑफ बोथ इज नथिंग बट अ नेट प्रोडक्टिविटी. नाउ decomposition. Breakdown or disintegration, you can say breakdown or disintegration of the complex organic Ma'am, matter. your voice is breaking, ma'am. Still breaking? Hello? Still breaking? Am I audible clearly to you? Yes, Yeah, audio. but in between the voice is breaking. In between. Sorry. I should just give me one more minute, okay? Am I audible to you now clearly? Yes, audible. Okay, thank you. So the decomposition, or in other words, we can see disintegration. Disintegration of complex organic matter into organic substances like carbon dioxide, water, nutrient, and this process, okay, the entire process is called decomposition. जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक पदार्थ है, ठीक है, उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन. आम भाषा में अगर कहा जाए, बहुत ही आम भाषा में अगर इसे कहा जाए तो सड़ना जिसे जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन. ठीक है, जैसे कोई
एनिमल मर गया तो वो धीरे धीरे स्टेजेस में सड़ते जाता है ना, वो जैविक पदार्थ है, मर गया वो जैविक पदार्थ हो गया, वो बायोटिक कंपोनेंट नहीं रहा। ठीक है, अब उसका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट अ डिकम्पोजिशन। उसमें फर्स्ट आता है, स्टेप्स आते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। सबसे पहले उसके फ्रेगमेंट्स होंगे, लीच होगा वो ग्राउंड में, देन कैटाबॉलिज्म, उसके और जितनी भी लीचिंग है उसको वापस क्या कहेंगे, उसे वापस डिसइंटीग्रेट किया जाएगा और उससे छोटे छोटे जो जैसे आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो, C6H12O6, ठीक है, तो उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी, वाटर, H2O एंड CO2 के फॉर्म में वापस अलग कर देंगे। दैट इज नथिंग बट कैटाबॉलिज्म। ह्यूमनिफिकेशन, अगर उसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे कि कई हम उसमें एक्सेलेरेटर डाल देते हैं उस कैटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करने के लिए, तो वो एक ह्यूमनिफिकेशन एक्टिविटीज में आ जाती है, एक्सेलरेट करने के लिए ये जो केमिकल रिएक्शन है। एंड मिनरलाइजेशन, उसकी बॉडी में जितने भी मिनरल्स थे, क्योंकि वो कोई भी एनिमल हो वो बिना मिनरल के सरवाइव नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अलग हो गया है, ठीक है, एनर्जी जो थी C6H12O6 में, पर लेकिन मिनरल्स जो बाकी है वो भी अलग हो जाएंगे, तो उस पार्ट को कहेंगे मिनरलाइजेशन, जो कि लास्ट स्टेप होता है, क्योंकि उससे अलग करना काफी डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू आपका जो एनर्जी फॉर्म हम जो कहेंगे, है ना। ग्लूकोज मैंने एक एग्जाम्पल दिया, विच इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ओके, बेसिक एनर्जी फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. Now, next one is energy flow. Flow of energy is one way direction from producer to consumer and end in the decomposition process. Best part to explain this is nothing but a food chain. Okay. However, a part of energy is The slide yes, has not been changed. not change yet. Now it's okay. Okay. But sometimes in an energy flow, some of the energy is being lost in form the heat or agrees with the phenomena of second law of thermodynamics, okay, which is a very complex terminology, that is a thermodynamics. जब फूड चेन में अगर आप देखो कई सारी एनर्जी ऐसी है जो लॉस्ट हो जाती है ना, जितनी भी सोलर की रेडिएशन अर्थ पे आती है, नॉट नेसेसरी वो प्लांट कंज्यूम कर ले, लॉस्ट लॉट ऑफ द सोलर एनर्जी इज गेट वेस्टेड, okay, that comes into the another phenomenon, that is nothing but a thermodynamics. Okay, next one is a nutrient cycle. A nutrient cycle or ecological recycling is the movement or exchange of organic and inorganic matter back into the production of the living organism, is nothing but a nutrient cycle. जितना भी ये एनर्जी फ्लो हो रहा है, जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं, वो बैक उसे रीबैक कर देना, उसे वापस जहां से आया वहीं भेज देना, दैट इज नथिंग बट ऑर्गेन। उस एक्सचेंज को हम न्यूट्रिएंट साइकिल में कंसिडर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, द प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द फूड वेब पाथवेज दैट डिकम्पोज मैटर इनटू द मिनरल न्यूट्रिएंट। वापस वो मिनरल को प्लांट लेंगे और फिर वो प्लांट से आगे जाके वो फिर कोई उसे डियर खाएगा, फिर डियर को फिर वापस कोई शेर खाएगा, वापस वो शेर मरेगा, फिर डिकम्पोज होगा, लास्ट में मिनरल्स बचेंगे, फिर से वो प्लांट में जाएगा, है ना। दिस एक्सचेंज इज नथिंग बट अ nutrient cycle which occurs within the ecosystem. Now, there are two, now the classification of the ecosystem. There are two ecosystems. First one is a natural, next one is a artificial ecosystem. Okay, so natural ecosystem covers land and aquatic ecosystem. Land में forest, grassland, desert आते हैं. Aquatic में pond, ocean and जो भी rivers होंगी, ठीक है, estuaries, rivers. Okay, ecosystem, that is nothing but a estuaries. And artificial is nothing but a cropland ecosystem. एग्रीकल्चर जो है वो आर्टिफिशियल मैनमेड ने बनाया है, दैट इकोसिस्टम कम्स अंडर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ओके, सो टेरेस्ट्रियल ऑफ द इकोसिस्टम, जैसे कि मैंने बताया, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है एंड बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एज वेल एज. तो ये पांचों चीजें जो होती है उसे हम कहते हैं
पांचों चीजें मिलके जो बनता है वो कहते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक एग्जांपल विल स्टडी one case study of the ecosystem. First ecosystem is forest ecosystem, is the best example of the terrestrial ecosystem. Okay, इसमें दो कंपोनेंट आएंगे लाइक अबॉइटिक एंड बायोटिक। अबॉइटिक कंपोनेंट आएंगे सॉइल, मॉइस्चर, एयर, सनलाइट एंड एक्सेट्रा। पर बायोटिक कंपोनेंट्स आएंगे प्लांट्स, फिर कंज्यूमर और कार्निवरस एनिमल्स लाइक डियर, देन herbivorous animals like deer, then carnivorous animals like tiger and lion, and lastly decomposers, that is microorganism which transform all of the organic matter and nutrients to the soil again. ठीक है, तो ये फॉरेस्ट, ये जो पूरा स्टडी आएगा बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर का, that study is nothing but a forest which comes under the forest ecosystem. Okay. प्रोड्यूसर मैंने बता दिया, ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन वेजिटेशन डेवलप into the forest which converts solar radiation into the what we can say into the edible or in the form of the edible source of energy. क्योंकि सोलर एनर्जी बाकी कोई एनिमल खा नहीं सकते हैं ना, तो प्लांट के लीफ, फ्रूट्स ये सब खा सकते हैं, तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इडिबल एनर्जी के फॉर्म में, दैट इज नथिंग बट अ प्रोड्यूसर। देन कंज्यूमर विच डिपेंड्स ऑन टू दिस ग्रीनरी, जैसे कि कोई डियर हुआ है ना, फिर क्या कहेंगे उसको, डियर हुआ, और कौन कौन ग्रीन प्लांट खाता है, रैबिट, ठीक है, ग्रास हॉपर, मंकी एक्सेट्रा, बर्ड्स एक्सेट्रा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, कार्निवरस एंड हर्बीवरस। हर्बीवरस में जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, कार्निवरस जो कि बाकी एनिमल्स को खाते हैं लाइक वुल्व्स, पैथॉन, जैकल्स, लॉयन, टाइगर एंड एक्सेट्रास। Okay, then decomposers and transformers. Decomposers generally they are microorganisms which generally depend onto the dead bodies of living organism as a energy source. उनका एनर्जी सोर्स क्या है डिकम्पोजर्स का? कोई भी डेड बॉडी, वो उनकी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में, एज वेल एज मिनरल्स, न्यूट्रिएंट मिनरल्स को, ठीक है, और वापस दे देते हैं फॉरेस्ट को। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट वापस आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमारे यहाँ पे काफी सारे फॉरेस्ट है, पेंच टाइगर फॉरेस्ट है, वो एक इकोसिस्टम हो गई। फिर नरनारा टाइगर नरनारा फॉरेस्ट सिस्टम है। कई सारे जंगल्स हैं, आसाम में भी कई सारे जंगल्स हैं, तो वो सब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आएंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स, इनमें जनरली जो लंबे लंबे ट्रीज है वो तो नहीं रहेंगे, लेकिन ग्रासेस रहेंगे। सिर्फ इतना फैक्टर इसमें चेंज हो जाएगा। इसका मेजर एग्जांपल अगर आप देखो तो अर्जेंटीना टू ब्राजील में सारा है ना, सेंट्रल एशिया में ग्रासलैंड्स है। ये जो सिर्फ छोटे छोटे शर्ब्स, बुशेस जो होती हैं, उसे हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक है। फिर डेजर्ट इकोसिस्टम आती है, उसमें भी बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि काफी सिमिलर हैं। ये इस तरीके से आपको पिक्चर में दिख रही है, ये ग्रासलैंड है। दूर दूर तक यहाँ पे कोई ट्रीज, लंबे वाले ट्रीज नहीं रहेंगे, ग्रासेस, शर्ब्स यही सब रहेंगे, ठीक है। उसमें भी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स रहेंगे। दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द इकोसिस्टम। नाउ विल गोइंग टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज कंपोनेंट्स। तो okay, as I already shown in the previous slides, components of an ecosystem are biotic and biotic, produce abiotic non-living things, then producer and autotrophs, और autotrophs भी इसे कहा जाता है, जो एनर्जी को, सन एनर्जी को ईडेबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देन कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स, देन डिकम्पोजर्स। Microorganism which decompose. Microorganism not only contains the bacteria but also contains fungus. Okay. Consumer में herbivorous, detrivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivorous that eats only plant. Okay.
Then detrivorous, which eats dead plants and animals. Carnivorous, which eats other animal. And omnivorous, which eats both animals and plant. Just like a human being is an example of omnivorous. Carnivorous अगर आप देखा जाए, कोई भी lion, tiger, wolf. Okay. Detrivorous, all the microorganisms which participate into the decomposition or fermentation. Then herbivorous, all the plants and grasses. These are the food web which is interconnected with each other. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ट्रीज को बर्ड खा रहे हैं, डियर खा रहा है, देन स्क्विरल है, ओल है, ठीक है, इन तीनों, रैबिट भी है जो ग्रासेस को खा रही है, इन तीनों को वुल्फ भी खा सकता है. लाइक इस तरीके से फूड वेब डिस्ट्रीब्यूटेड है. Now, the most important thing is nothing but a principle of the ecosystem. There are 4 principles of the ecosystem, which is related in very easy language. That is, everything is related to the everything else. हर कोई चीज हर किसी से जुड़ी हुई है. कोई चीज ऐसी नहीं है कि वो उससे जुड़ी हुई नहीं है. आप कुछ भी अर्थ में देखो, आप कोई भी चीज एक उठा लो, वो किसी ना किसी से जुड़ी हुई ही है. ठीक है, उसे ही हम कहते हैं सस्टेनेबल. इट इज अ पार्ट ऑफ द साइकिल, सस्टेनेबिलिटी साइकिल. एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर एल्स. कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं जानी ही चाहिए. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था सोलर रेडिएशन का, है ना. जो अर्थ पे सोलर रेडिएशन आ रही है वो पूरी की पूरी प्लांट्स नहीं ले रहे हैं, है ना. वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है. वेस्ट हो रही है मतलब वो कहाँ जा रही है, वो अर्थ के सरफेस पे जा रही है, या फिर कोई बिल्डिंग्स पे, कहीं और ग्रास लैंड के सरफेस पे, वो अर्थ के सरफेस को हीट कर रही है, जिसके वजह से अर्थ के सरफेस के अंदर जो कोर है वो रोटेट होते रहता है, वो गर्म रहता है. इसके वजह से अर्थ रोटेट होते रहती है ना. जो मैग्मा है कोर के अंदर वो गर्म होते रहता है और वो घूमते रहते हैं. इसी वजह से अर्थ भी घूमते रहती है. वो लॉस भी हो रही है तो कहीं ना कहीं तो वो जा ही रही है. ठीक है. नेचर नोज द बेस्ट. हमसे ज्यादा नेचर को पता है कि क्या बेस्ट है. इसीलिए इतने ज्यादा फॉरेस्ट, इतनी ज्यादा ग्रीनरी भी नहीं है कि जमीन गर्म ही ना हो. इतनी तो सोलर एनर्जी वेस्ट होनी ही चाहिए जिसकी वजह से अर्थ का कोर जो है, ठीक है, वो गर्म रहना चाहिए. वो ये नेचर को पता है ना. अगर बहुत ज्यादा अभी टेम्परेचर राइज हो रहा है तो क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है. उस हिसाब से बारिश ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ठंड ज्यादा होती है, कभी कम होती है, क्योंकि नेचर अपने आप को एडजस्ट करने में लगी हुई है. ये जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो भी टेम्परेचर अलग अलग हो रहा है, उसे अर्थ अपने आप को एडजस्ट करने लगी है ना. उसे पता है कि क्या करने से ये सारी चीजें ठीक हो सकती है. देयर इज नो सच थिंग इन एज अ फ्री लंच. ठीक है, ये कॉमन सी चीज है. ऐसा कुछ नहीं है फ्री लंच जैसा कि हाँ ये सब हमें फ्री में मिल रहा है, जो कि आजकल ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है. ट्रीज है, हाँ काट लो, फ्री के ही तो है ना. पर ऐसा नहीं है. जितने ट्रीज आप काटोगे, अगर एक समय में सारे ही ट्रीज कट गए अर्थ के, है ना, सिर्फ ग्रासेस बस बचे हैं, और तो ऑक्सीजन का कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में है वो कम हो जाएगा, फिर ह्यूमन बीइंग का हेल्थ खराब हो जाएगा. अभी दिल्ली में वही हो रहा है. सारे ट्रीज कट गए, आसपास कुछ ग्रीनरी ज्यादा कुछ है नहीं. एक तो वो वैली सिचुएशन में फंसा हुआ है दिल्ली, यहाँ से हिमालय पर्वत, और ये तो हवा वैसे इतनी ज्यादा सर्कुलेट नहीं होती वहां पे. ऊपर से उसकी खुद की ग्रीनरी कुछ बची हुई नहीं है. ठीक है. तो क्या हो रहा है, एयर ज्यादा अनप्योर हो रही है ना. प्योर फॉर्म बचा नहीं है वहां पे. तो आप फ्री में कोई भी चीज नेचर से ले नहीं सकते, उसे कुछ ना कुछ देना होता है. ट्रीज काट रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, अर्बनाइजेशन हो रहा है, बट आपको कहीं ना कहीं उससे रीपे करना पड़ता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक ट्री काटो और फिर कुछ नहीं होगा. आपको एक ट्री काटना है तो दूसरा लगाना ही पड़ेगा. ठीक है. तो होप ये चारों पॉइंट मैंने अच्छे से समझा दिए. These are the description of each and everything. That everything is related to the everything else. That is all living and non-living things is in a ecosystem are interconnected. ठीक है. Everything must go somewhere else. जैसे waste of the one organism is taken as a food of some other organism, which helps in the removal of the waste from the environment. Just like a human fecal matter. या तो फिर आप cow dung fecal matter देख लो. It is used by the microorganism and it is best as a fertilizer for the trees,
okay, for the vegetation of the earth. Now there is no such thing of a free. In order to preserve the nature, any things which is removed from nature by human effort must be replaced by anything which is added to it must be removed. Okay, जो नेचर के खिलाफ है और वो ऐड की गई है उसे निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो नेचर अपना ऐसा कुछ करेगी कि उसे अपने हिसाब से अब निकाल देगी, है ना। तो ये रूल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो सच फ्री लंच। Nature know the best. As I says, human changes within the nature system do not always improve that the system and may prove determinal. That is, for example, use of the air conditioner, pesticides, जो कि हवा को प्रोड्यूस, जो एयर कंडीशनर है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है, हीट ट्रैप हो रही है, ओजोन डिप्लीशन हो रहे हैं। तो उसके वजह से अपने आप को अर्थ रिपेयर करने के लिए क्या करती है, ज्यादा बारिश करती है। कहीं क्लाइमेट चेंज ये एक एक्टिविटी हम इस तरीके से लेते हैं कि क्या कहेंगे उसे, कि हमारे लिए नुकसान के लिए है, बट अर्थ अपने आप को भी चेंजेस करे, हम अर्थ को चेंज करें, वो अपने आप को भी चेंज करेगी ताकि वो सेल्फ सस्टेनेबल रहे, है ना। नाउ द फैक्टर विच आर actually affecting onto the ecosystem and environmental health. First one is a population explosion. जितना population बढ़ेगा, urbanization बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, डिमांड्स बढ़ेगी, सप्लाई देना बहुत जरूरी रहेगा। तो ऑब्वियसली हम बाकी जो इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसको डिस्टर्ब करेंगे, इसको पोल्यूटेट करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई बहुत ज्यादा इंडस्ट्री अगर हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर पल्प इंडस्ट्री, इनके नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं हर साल, पोल्यूशन करेंगी। जो अपना गंदा पानी है वो नदियों में, फिर ओशंस में जाएगा। इस तरीके से हम उस हेल्दी इकोसिस्टम, प्यूरिफाइड वाटर को हम अनप्यूरिफाइड कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पहले खेती में क्या होता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, आजकल इनऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, पेस्टिसाइड्स डल रहे हैं, इनऑर्गेनिक खाद डल रही है, यूरिया हो गया, अलग अलग तरीके के। इनके प्रोडक्शन के लिए आपको एक अलग से फर्टिलाइज इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी, जो कि इकोसिस्टम को वापस डैमेज करेगी, वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करेगी। पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए इतने क्या कहेंगे उसे, कुछ पेस्टिसाइड्स कार्सिनोजेनिक है, वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। अगर वो जो जितना भी क्या कहते हैं उसे, हम जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर उसे हमें साफ करना है, या तो दो ऑप्शन रहते हैं, या तो पूरे में मतलब क्रॉप यील्ड होने के बाद में, या तो पूरी जमीन में आग लगा दी जाए, या तो फिर उस जितने भी प्लांट्स है उसको वापस रिसाइकल कर दिया जाए, डिकम्पोज कर दिया जाए। पर जो उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स होता है लीफ के ऊपर, वो हटता नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो वापस अगेन साइकिल में चला जाता है और डिस्टर्ब कर देता है चीजों को। और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे जो करता है, पर्सनल एक्सपोजर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो सबसे ज्यादा इंडेंजर स्पीसीज में, इंडेंजर इंडिविजुअल में चला जाएगा, है ना। So modern days agriculture practices are majorly affect the environmental health of individual as well as ecosystem. Now automobiles. Automobiles are a very good source of carbon monoxide. We all knows about it. They are using petroleum, and which get converted into the carbon monoxide, which act as a greenhouse gases and ultimately affect onto the atmosphere of the earth. Then deforestation. प्लांट काटोगे तो उसकी भरपाई तो बहुत बड़ी है। एक पौधा भी कटता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रीज, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। देन यूजिंग ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, न्यूक्लियर एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, न्यूक्लियर वेपन हो गए, उसके लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं ओशन में, डीप ओशन में। और वो कहीं ना कहीं जाके, अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल हुआ था, कहीं तो मैंने न्यूज देखी थी, पैसिफिक ओशन में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो सरफेस पे पाए गए हैं, है ना।
तो उस वजह से ओशन मराइन इकोसिस्टम तो डिस्टर्ब होगी ही, और वेजिटेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, एक्वेटिक वेजिटेशन। देन नेचुरल क्लाइमेटिस, जितने भी वोल्केनोज इरप्शन होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स का अर्थ लैंडस्लाइड होती है, ये भी इकोसिस्टम और एनवायरमेंट हेल्थ को हैम्पर करती है। इन शॉर्ट सिर्फ एक चीज ऐसी है जो इकोसिस्टम को हैम्पर करती है, बट बाकी सारी चीजें जो है वो सब ह्यूमन इन्फ्लुएंस, ह्यूमन इम्पैक्ट से इन्फ्लुएंस है। देन ये सब डायरेक्टली हेल्थ पे अफेक्ट करता है ना। एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट रेज बिकॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एक्सपोजर टू द पोल्यूटेंट्स like carbon dioxide, high concentration of carbon monoxide into the air, high concentration of heavy metals into the drinking water, land is get polluted because of spray of pesticides and soil erosion, noise pollution. So these are the direct impact which causes into the human health, as well as ecosystem mediate health impact, increases risks of communicable and infectious diseases, reduces food yield, depletion of the nature, mental health problem, medicines, पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये अगर इकोसिस्टम हिलता है तो ये सारे फैक्टर भी जवाबदार, ये सारे फैक्टर भी इन्फ्लुएंस होते हैं हेल्थ इम्पैक्ट के। सो होप दिस विल now moving towards last point of the unit, that is nothing but a climate change. Okay. होप आपको इकोसिस्टम और एनवायरमेंट इसमें कोई डिफिकल्टी ना हो। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द दिस chapter is nothing but a climate change. Hello, ma'am. Can we get this PDF for study or something like? Yeah, I can share it. I can share this with you on what I can say with you on WhatsApp group. Is Fine, it ma'am. okay for you? That will Yeah. be fine. Okay, no problem. Now the climate change. Climate change is one of the biggest crisis facing by the human activity. Okay. सी मैंने पहले भी काफी चीजें इसकी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। क्लाइमेट चेंज ये एक बिगेस्ट क्राइसिस है ह्यूमन एक्टिविटी को फेस करने के लिए, ह्यूमैनिटी फेस जो कर रही है। बट वो एक्चुअली क्लाइमेट चेंज तो अर्थ अपने आप का एडजस्ट कर रही है, जो भी हमने किया है, ह्यूमैनिटी ने जो भी किया है अर्थ के साथ में उसे एडजस्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अगर ज्यादा पेड़ पौधे काटोगे, है ना, तो ज्यादा ड्रॉट होगा, ये अर्थ का तो नेचर है ना। तो आप ये इसीलिए ये जो क्लाइमेट चेंज है ये सिर्फ एक क्राइसिस है ह्यूमैनिटी के लिए। हाँ, और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अभी उनके लिए भी वो काफी ज्यादा बड़ा क्राइसिस हो गया है, बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि कई सारी स्पीसीज जो है अदर एनिमल्स की वो इंडेंजर हो चुकी है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। Climate change means a change in a climatic activity and in the atmospheric levels. That is nothing. कोई भी जो ऑलरेडी सेट किया गया है उसमें जरा सा भी चेंज आता है उसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। लाइक टेम्परेचर, नॉर्मली टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ठंड में जो टेम्परेचर होता है वो और भी कम हो जाता है, वो डिपेंड्स ऑन टू द रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया। ओके, बट अभी जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ रहा है, 41, 42, 43, 44, सम places may go up to the 45 degree Celsius. That is nothing but a change in the temperature. That is one factor of the climate change. Change of climate that is attributed directly or indirectly to the human activity, alternating the composition of global activity. That is nothing but a climate change. वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है और ग्लोबल एक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। देन कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट चेंजेस इन सन एनर्जी एंड स्लो चेंजेस इन अर्थ ऑर्बिट्स। सन एनर्जी के चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं, हीट वेव्स जब आती हैं, है ना, ड्यूरिंग द व्हाट वी कैन से
during summer season. इससे अगर आम भाषा में अगर कहा जाए, आपको जस्ट मैं एक ब्रीफ देती हूँ, हमारे यहाँ पे 3 मौसम कैसे होते हैं, है ना? बारिश, विंटर, रेनी सीजन, विंटर एंड समर सीजन। जब अर्थ सूरज के जब बहुत ज्यादा अर्थ जो ऑर्बिट करती है सन के, वो नॉट इन सर्कुलर फॉर्म, वो समवॉट ओवल फॉर्म में, ओवल शेप में उसको सर्कुलेट करती है ना। जब हम सूरज से जब हमारा डिस्टेंस कम होता है तो समर सीजन आता है, वापस पृथ्वी गोल घूम के दूसरे ऑर्बिट के अपोजिट से सरकमफरेंस में जाती है तो विंटर सीजन आता है। ये डिस्टेंस बहुत कम होता है बट वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सीजन्स पे, है ना। तो सन एनर्जी जो चेंज होती है वो हमें कब जनरली फील होती है? ओनली इन समर सीजन, नॉट इन अ विंटर सीजन। तो ये भी एक कॉज होता है, सन की एनर्जी कम ज्यादा होती है और अर्थ ऑर्बिट का जो चेंजेस है वो स्लो हो रहा है, ये एक मेजर फैक्टर है क्लाइमेट चेंज के लिए। देन चेंजेस इन ओशन सर्कुलेशन, जितना भी ओशन में पानी है वो जितना प्रेसिपिटेट हो रहा है, जितनी रेट से वेपराइज हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है उसका, वो एक कॉज है क्लाइमेट चेंज के लिए। और कितने रेट में वेपराइज हो रहा है ना। रेट मतलब एक दिन में कितना वेपराइजेशन हो रहा है ओशन के वाटर का। देन ह्यूमन एक्टिविटी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, building development in the cities, that are the major causes of the climate change. Then greenhouse gas emission, just like carbon dioxide, carbon monoxide, chlorofluorocarbon, from burning of fuel, clearing forest, that is nothing but a which causes the climate change. Then global warming, globally the increase in a temperature, that is nothing but a global warming. ग्लोबल वार्मिंग में अगर और आम भाषा में समझा जाए तो हीट को ट्रैप किया जा रहा है। जैसे पहले जो था, दिन में गर्म होती थी पृथ्वी और फिर रात में ठंडी हो जाती, दैट इज अ नेचुरल फिनोमिना। अब क्या हो रहा है, रात में भी गर्म रह रही है। तो हीट ट्रैप it is responsible for the global warming and it is also responsible for the climate change. These are some pictures of deforestation, burning and impact of the climate changes. क्या क्या impact रहेंगे? Intense drought और storm, बहुत ज्यादा सूखा, extreme, या तो फिर बहुत ज्यादा तूफान। आजकल हमने काफी ज्यादा सुने, ये तूफान आ रहा है, वो तूफान आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। राइजिंग इन सी लेवल, मेल्टिंग ग्लेशियर, दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेचुरल क्लाइमिटीज लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी जो मेजरली हमने देखा है, साइक्लोन और फ्लड्स बहुत ज्यादा होते हैं। देन हजार्डस डिसीजेस लाइक कैंसर फ्रॉम रेडिएशन, देन इनक्यूरेबल एलर्जीज, कई सारी एलर्जी ऐसी डेवलप हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्यूरेबल है ही नहीं। देन वाइल्ड फायर, अभी जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऐसी आग लगी थी कि बुझाना मुश्किल हो रहा था। These are the impacts of the climate change. One more impact of climate change is nothing but the acid rain, okay, which is nothing but a precipitation along with sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which create acids into the atmosphere. सबसे बेस्ट एग्जांपल है ताजमहल का कलर चेंज हो गया था, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेसिपिटेंट जो बारिश हो रही है उसके पानी में मिक्स हो जाते हैं, एसिड के फॉर्म में हो जाते हैं और फिर वो जमीन पे गिरते हैं। सो ये एग्जाम्पल है ताजमहल का, पहले बिल्कुल सफेद था फिर पीला सपन आने लगा था उस पर। Now, there's a visual picturization of a climate change. More droughts and wildlife, then less snow and ices, changes in animal migration and life cycle, higher temperature and more heat waves from the industry, rising sea levels, warmer ocean, damaged corals, stronger storm. ये सब आपको एक पिक्चर में कैप्चर करके दिया है कि क्लाइमेट चेंज कैसे होता है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया, एलर्जी, हीट वेव से, देन एयर पोल्यूशन, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है, वाटर एंड फूड सप्लाई अलग अलग हो जाता है। देन पोटेंशियल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट,
अगर आप देखा जाए तो पोटेंशियल इतना है क्लाइमेट चेंज में कि वो एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है, ठीक है। नाउ अब तक हमने देख लिया क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या है। नाउ द सॉल्यूशंस। ओके, सॉल्यूशंस क्या क्या है क्लाइमेट चेंज? हेल्प द पीपल एंड नेचर टू अडॉप्ट द चेंजिंग इन अ क्लाइमेट। सी, क्लाइमेट चेंज यूं ही नहीं होता है और यूं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी नहीं होता है, उसे काफी लंबा समय लगता है चेंज होने के लिए, है ना। तो हम अगर आज हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्लाइमेट चेंज और हमें कल उसे ठीक करना है तो कल वो हो नहीं सकता है, उसे काफी लंबा समय ठीक होने के लिए लगेगा। तो इसीलिए सबसे प्रायोरिटी में हम अगर कुछ करेंगे तो लोगों को समझाएंगे और उनको नेचर एडप्ट करने के लिए कहेंगे जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉर्म्स हो रहे हैं, है ना। फर्स्ट चीज यही कर सकते हैं अभी फिलहाल, अगर क्लाइमेट चेंज एज अ प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया है तो। देन एडवांस पॉलिसी टू फाइट द क्लाइमेट चेंज, जैसे कि अभी ओजोन डिप्लीशन काफी हो गया था तो फिर कई सारी कंट्रीज साथ में आई, फिर उन्होंने कहा नहीं हम ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम करेंगे। जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो था वो काफी उन्होंने कम कर दिया, जो होल्स हो रहे थे ओजोन में वो भी नहीं के बराबर हो गए हैं अभी। तो ये सब पॉलिसीज उन्होंने एक साथ आके रियो डी जेनेरो में उन्होंने काफी सारी पॉलिसीज डेवलप की और फिर वो काफी ज्यादा उन्होंने उसे अचीव भी किया। देन कॉम्पैक्ट डिफॉरेस्टेशन करना तो है ही क्योंकि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन करना है, पर अगर हम कम जगह पे बहुत सारा डेवलपमेंट कर दे तो हम डिफॉरेस्टेशन को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Then introduce automobiles with a new fuel system which reduces 90% of the pollution. Abhi nowadays, many countries are focusing over this, like solar, like electric bicycle. Then ethanol is being used as a fuel which produces less amount of the pollutant. Then engage with the business to Your voice reduce is the. like stuck in between. Sorry, Your hello, voice is stuck in between. Like, yeah, now it's audible. not audible. Am I now? It's audible. It's Now, audible. now audible. Yes, audible. Audible, thank you. Now the next thing, engage with the business to reduce the carbon emission. जो भी अभी हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अगर उससे बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है तो ऐसे बिजनेसेस को हम रिड्यूस कर ऐसे बिजनेसेस के साथ और ऐसी इंडस्ट्रीज के साथ हमने ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो कम कार्बन इमिशन के साथ सेम प्रोडक्ट दे सके, है ना। देन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मेक अदर अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड टू योर सिलेबस। Then invest the renewable energies. This is the major point which help to not change the climate. That is a renewable energy. फिर उससे सस्टेनेबल ही हो जाएगा ना पूरी तरीके से अर्थ। अभी हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम यूज करना चालू कर दें तो काफी ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है वो सडनली तो नहीं पर काफी ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो हियर यूनिट 1 इज गेट ओवर नाउ। अब हमारा यूनिट 2 है जो कि हम नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे, ठीक है। I'll see how I can cover your syllabus within the due period of the time. तो मैं जल्द से जल्द आपका सिलेबस भी कवर कर लूँ और बाकी की यूनिट भी कवर कर लूँ। आज पहला दिन था, यूनिट 1 कवर हो चुका है आपका। अगर कोई भी टॉपिक पे और वो जो राइजोस्फीयर जो क्वेश्चन उठाया था वो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक मैं कवर कर लूंगी। और जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो चुका है, ठीक है। और ये जो आज की जितनी भी पीपीटीज थी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. Thank you. No, ma'am. Thank you. तो नेक्स्ट वीक से एवरी ma'am. सैटरडे संडे। यस, There was just a query.
जो हमारा this I'm just jumping a little bit. This is relevant to the exam pattern. Exam pattern के लिए I'm just trying to decide on the strategy of how to learning all these things. The exams are mostly I guess it's on a MCQ pattern पे है. तो उसमें क्या है कि like this topics will be there as a part of the answer, or like we have to write something in detail or we have to explain it. I don't think so. If it is in MCQ format, then you have to just tick one correct options. That's it. Yeah, We because will come to know. How we'll come to know that from the institute, or I'll let you know in next week also. Okay. I'll Please. if some ask to sample my papers. seniors. Yeah. Yeah. If I'll get this knowledge before next lecture, then I'll post it on a group as well as. But I have to get the knowledge first related to this. If whether the exam pattern is depends on multiple objective or theory type. Okay. I'll ask to my senior and convey it to you definitely. Sure, ma'am, and I will also request, if there is sort of mock test prior to appearing, the final exams, and the format of the exams and all this thing, we will come to know, it will be much more easier and we can be more confident, before problem. appearing the exams. Yeah, Yeah, it will yeah, help I us to got you. prepare in a better way. Exactly. Yeah, yes, I'll get your point. Definitely, we'll arrange a mock test. Okay, definitely. I'll Yes. assure about this to you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Otherwise, I'll give you the question paper onto the groups by your own. You can solve it. Sure, ma'am. We can do both the practices, but Yes, ma'am. whichever time will allow us to prefer. Okay. Yes, टाइम ma'am. जैसा मिलेगा उस हिसाब से मैं प्रेफर करूंगी तो Sure. देखते हैं दोनों चीजें बट मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर मैं प्रिपेयर कर लूंगी ओके Yes, ma'am. Thank you. Thank you so ma'am. much. ओके एंड नेक्स्ट वीक से every Saturday Sunday 7 to 8 or up to 8:30 and sometimes 9 p.m. also Yes, okay ma'am. next Both week the both days, right? Saturday Sunday okay Both are. Okay, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. okay Yeah. thank you bye Thank bye you. Bye. Madam, it will be every next week from every Sunday and Saturday and Sunday onwards. yeah from next week Okay, every thank you. Saturday and Sunday From 7 to 8 or 8:30. Sometimes it may goes Maybe up to the 9 9 o'clock. p.m. also. Yeah, 9 Okay. p.m. also, not beyond the 9. Okay. Okay, thank you, madam. Thank you, Okay, ma'am. okay, Thank you. okay. Bye bye. Good night.